फास्फोरस को हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि फास्फोरस यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, लिख लिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और पोटेशियम कार्बोनेट, नहीं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, इसको लेकर हीट किया जाए। क्या क्या, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, इनको लेकर जब आप हीट करते हैं तो जो बना हुआ प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट अब बनने जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया, अभी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग रिएक्शन लिखने चलेंगे। प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हॉट वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा रहा है, रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है ना, हॉट वाटर के साथ इसको, जैसे क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, कूल वाटर में, नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हॉट वाटर में डिज़ोल्व करेगा और फिर रिएक्ट कराया जाए HNO3 के साथ। यानी क्या हो गया, पहले कंपाउंड हो सकता है बेसिक हो गया है, अब क्या है HNO3 रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्ट विद कॉन्क HNO3, रिएक्ट विद कॉन्क, कॉन्क मीन्स कंसनट्रेट। ठीक है, कंसनट्रेट मतलब सांद्र हो गया, तो कॉन्क HNO3 एंड अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 का होल थ्राइस MOO4, देखा जाए 8 में से 3 जाएगी 5। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिब्डेनियम की कितनी हो जाएगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रही है मेरे ख्याल से। यहाँ पर देख रहे हो ना, निकाल सकते हो आप लोग। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड को बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिब्डेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लो तो इससे क्लियर कट आपको पता लग जाएगा। अमोनियम मॉलिब्डेट फिर रिएक्शन करा देते हैं। तो जितना आपने लिखा ये सब कुछ क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोसीजर, जिस तरह से आप क्या करोगे, फास्फोरस का टेस्ट करोगे। इसके बाद अब आते हैं रिएक्शन पे। इसकी रिएक्शन में क्या होगा कि शुरुआत जो होगी वो, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में फास्फोरस जो है वो डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, तो Na2CO3 रिएक्ट विद फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो फास्फोरस ऑक्सीडाइज होगा और बना देगा Na3PO4। ठीक है, Na3PO4 मतलब क्या हो गया, सोडियम फास्फेट। ठीक है, Na3PO4 मतलब हो गया सोडियम फास्फेट। ठीक, अब ये जो सोडियम फास्फेट है ये रिएक्ट कर रहा है, बन गया। ठीक, और उसके साथ साथ और क्या बचा रह गया, इसके साथ साथ अब देखो यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, और तो CO2 बना लिया। रिएक्शन बैलेंस कर ली जाए तो इसको हम लोग कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 3। ठीक है, इस तरह से करके आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब दूसरा पॉइंट मैंने बोला था अभी कि ये प्रोसीजर में कि सोडियम फॉस्फेट जो होगा वो वाटर, नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, तो इसे हॉट वाटर में डिज़ोल्व किया गया। हॉट वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसको रिएक्ट करा दिया जाएगा, सोडियम फॉस्फेट को कंसनट्रेट HNO3 के साथ, कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्ट करा देते हैं। रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, रिएक्ट कराने पर क्या होगा कि फास्फोरिक एसिड बन जा रहा है H3PO4, साथ में NaNO3। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड कंप्लीट हुआ, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को रिएक्ट कराना है आपको, फास्फोरिक एसिड को अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट यानी NH4 का होल ट्वाइस MOO4, साथ में कंसनट्रेट HNO3 रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने पर बन जाएगा अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, ध्यान रखिए, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट ऐसे लिखना है। ठीक है, अमोनियम, ठीक, फॉस्फोमॉलिब्डेट, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि क्या
कितना बैलेंस इसको करना है, इस वजह से हमने ऐसा उस पर लिख लिया है कि संख्या भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है, नंबर उसके नहीं लिखे हुए हैं। तो ये बन गया अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। और उसके साथ क्या बनने वाला है, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ठीक, अब पूरा रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, ना किसी का ऑक्सीडेशन करना है ना किसी का रिडक्शन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है तो 5 रहेगी, इसकी +6 है तो 6 रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, इस हिसाब से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास NH4 2 हैं, यहाँ पर भी NH4 2 ही हैं। फास्फोरस यहाँ 1 है, फास्फोरस 1 ही है। ठीक है, मोलिबिडेट 1 है, मोलिबिडेट 1 है, तो रिएक्शन तो बैलेंस दिख रही है। हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन वहाँ पर 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक कमी और दिख रही होगी आपको, देखो अमोनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसके साथ साथ फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, और यहाँ पर अगर इसको ऐसे आप काउंट करो, सिर्फ मोलिबिडेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो आपको, तो इसकी जो होगी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 काउंट की जाएगी, इसकी +1 काउंट की जाएगी और ऑक्सीजन की -8 काउंट की जाएगी। तो 8 3 11 में से 1 जाएगी तो कितनी आएगी, +10 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना चेंज आया, +10 का, 6 था और 10 हो गया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमने शुरुआत में ही बोल दिया कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि अभी रिएक्शन बैलेंस करनी बाकी है। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए कि रिएक्शन अभी बैलेंस करनी बाकी है। तो हम इसको डायरेक्टली बैलेंस कर दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, तो 12 अमोनियम ले लिया इसमें। ठीक, यहाँ पे अमोनियम का होल थ्राइस कर दिया और मोलिबिडेट 12 कर दिया। अब आप देखोगे कि रिएक्शन बैलेंस दिख रही होगी आपको, देखिएगा आगे आप। फिर कितने बचे, 21। ठीक, और कंसनट्रेट HNO3 कितना लेना पड़ेगा हमको, 21 लेना पड़ेगा। ठीक, तो 21 कंसनट्रेट HNO3 ले लिया। बचा क्या रह गया, अब हाइड्रोजन बचा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पर 21 और 3 24 यानी 12 हाइड्रोजन, 12 H2O कर लिया। ठीक, इस तरह से करके रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसको हम बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, मोलिबिडेट। ठीक है, यही क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, जिसके आने पर यह प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर आपका फॉस्फोरस एलिमेंट के तौर पर उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने टेस्ट जो थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण जो है वो कंप्लीट हो गया। गुणात्मक विश्लेषण कंप्लीट होने के बाद, क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद जो अगला स्टेप इसमें आता है वो आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, देखा जाए क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ही क्वांटिटी से है, यानी मात्रा से है। ठीक है, तो मात्रा किसी की कितनी हो सकती है ये पता आपको करना होगा। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं भाई, देखिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, अब आपको ये क्लियर पता लग गया होगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी मात्रा के बारे में आपको पता करना है। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हेलोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो इन सभी का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, सभी का क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ऑक्सीजन का जो एस्टिमेशन होता है इसको ज़्यादातर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बड़ा आसान काम ये है, अगर ये कोई भी कंपाउंड है उसका परसेंटेज आपने ऐड किया, सभी का परसेंटेज निकालने के बाद ऐड करें और अगर 100% नहीं आता है तो 100 में से माइनस कर दें, जो भी आया हुआ परसेंटेज होगा, तो जो बचा होगा वही क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसलिए ऑक्सीजन का एस्टिमेशन ज़्यादातर नहीं किया जाता है लैब्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि तरीका नहीं है, तरीका है उसका भी, लेकिन वो भी कोई बहुत जो है कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन का आराम से एस्टिमेशन ऐसे ही किया जा सकता है थ्योरेटिकली। तो बचा क्या रह गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहला जो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि पहला एलिमेंट कौन है, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो इनका एस्टिमेशन करने के लिए हम लोगों को लीबिग मेथड पढ़ना होगा। ठीक है, लीबिग मेथड क्या होता है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एस्टिमेशन
ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का गुणात्मक विश्लेषण। ठीक, तो हमने बोला कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लीबिग मेथड। लीबिग्स मेथड, ठीक है। लीबिग मेथड क्या कहता है, लीबिग मेथड में देखिए हमें क्या चाहिए कि भाई देखो कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है किसी कंपाउंड में ये प्रेजेंट हो, तो अब यहाँ पर ऐसे ही कंपाउंड लेने होंगे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो आप जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ पर मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन में। किस में मिलेगा, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में केवल क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, CnH2n+2 या सिर्फ CnH2n या CnH2n-2, 3 कैटेगरी हो गई। तो इनमें से या एरोमेटिक हो गए, तो ये जो हैं तो अब इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन ही यहाँ पर होने वाले हैं। कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट आपको लीबिग मेथड से करना होता है। इसमें क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना होगा। शुरुआत में ही हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन, इनका क्या करना होगा, हमें ऑक्सीडेशन करना होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 और H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 और H2O में। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, डायरेक्टली इसको रिएक्ट नहीं कराना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखा गया कि क्योंकि आपकी जो नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी ज़रूरी होगा। तो ऐसी एयर या ऐसी ऑक्सीजन आप यूज़ करते हैं जो प्योर होनी चाहिए, 100% ऑक्सीजन ही हो और कोई गैस वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, लीबिग मेथड में, लीबिग मेथड का इंस्ट्रूमेंटेशन पहले पढ़ लिया जाए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं उसका। इसमें सबसे पहले एक चैम्बर बनाया गया जिसमें ऑक्सीजन गैस को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को सप्लाई किया जाएगा। और ये चैम्बर जो होगा ये फुलफिल होगा किससे, KOH से। किससे फुलफिल होगा, KOH से, ठीक। तो सपोज करो कि जो ऑक्सीजन गैस आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, ऐसी कंडीशन अगर होती है तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड KOH से रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, K2CO3, ठीक है, और साथ में H2O। रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से करके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर एब्जॉर्ब हो गई, ठीक। फिर इसके बाद क्या करता है, अगला चैम्बर जो है, अगला चैम्बर इसमें क्या कर दिया, जिसने H2SO4 का रख दिया, कंसनट्रेट H2SO4 का। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसको भी देख लीजिए आप। कंसनट्रेट H2SO4 क्या करेगा, अगर आप मान लें यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन आप सप्लाई करने चल रहे हो, इस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या है, वाटर यानी मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, जो कि आराम से अवेलेबल होता है। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर है, तो वो जो अगर मॉइस्चर है और किसका टेस्ट करने चल रहे हो, वाटर का, या कार्बन डाइऑक्साइड, इसी का परसेंटेज निकालने चल रहे हो। और ये परसेंटेज कब प्योर आएगा, जब भैया अगर आपका जो एयर आप सप्लाई कर रहे हो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो तो ही तो, अगर पहले से ही ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो आपका जो प्रैक्टिकल करने चल रहे हो तो गलत हो जाने वाला है। निश्चित तौर से एस्टिमेशन क्या होगा, एस्टिमेशन में आपको परसेंटेज जो कार्बन और हाइड्रोजन मिलने वाला है वो ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इनकी दोनों की अमाउंट जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। तो इम्प्योरिटी को हटाने का यहाँ पर ध्यान रखा गया। तो ये दो चैम्बर क्या हो गए, इम्प्योरिटी को हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब H2SO4 कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, और अपना धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा वो धीरे धीरे कंसनट्रेट से एक्वस की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना होगा कि एक्वस होने के बाद इसको चेंज भी करना पड़ता है। कुल मिला के ये इतनी बात हो गई। आगे क्या है, आगे अब यहाँ से जो ऑक्सीजन बढ़ने वाली है वो प्योर होगी, ठीक। इसको एक फर्नेस से अटैच किया गया, देख लीजिए, एक फर्नेस से अटैच कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी कॉपर ऑक्साइड की गाज है, ठीक है, और इसमें फर्नेस में आपने चैम्बर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप इसको फर्नेस से, जाहिर सी बात है, तो क्या करोगे आप, हीट कर रहे हो, ठीक है।
अब चाहे इलेक्ट्रिक फर्नेस हो चाहे नॉर्मल फर्नेस हो, आप क्या कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो। भट्ठी है तो भट्ठी में क्या होगा, हीटिंग होगी, जाहिर सी बात है। ये ऑक्सीजन जब इसमें सप्लाई होगा, ठीक है, तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसी के साथ। ये रिएक्शन आपका बेसिक रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे CuO भी है, ठीक है, तो CuO किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuO, रिएक्शन लिख लेते हैं, CXHY रिएक्ट विद CuO, ठीक है। तो CuO के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है, जो डायरेक्टली हम दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन इसके साथ भी रिएक्ट कर रही है। मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है यही क्या कर रहा है, आपके कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, XCO2 बन जाएगा और Y H2O बन जाएगा, साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर को छोड़ दिया जाता है, ये हो गया CO2 और H2O। आगे इसका क्या करना है अभी देखना है, ठीक। आगे अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, इसको हम ये आखिरी में बताते हैं क्या इसका रोल है। फिर आगे फिर एक चैम्बर लगा दिया जाए, ठीक है, फिर एक चैम्बर हम लगा देते हैं यू ट्यूब टाइप का, यू आकार की नली, ठीक, पढ़ा होगा आपने यू आकार की नली। अब इसी यू आकार की नली जो है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है आपका एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2, ध्यान रखना, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, निर्जल, CaCl2। फिर आगे एक चैम्बर लगा दिया जाए इसमें, फिर से यू आकार की नली। अब आगे इसको भेजिए चाहे ना भेजिए, ठीक। अब इस यू आकार की नली में क्या भरा होगा, आप क्या वहाँ से भेज रहे हो, आप वहाँ से भेज रहे हो, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनहाइड्रस CaCl2 का रोल क्या होगा, क्योंकि वो एनहाइड्रस है, तो एनहाइड्रस है तो वो जाहिर सी बात है किसको एब्जॉर्ब करने वाला है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके बाद जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, CO2 बचा होगा। CO2 कौन एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर रखा हुआ KOH, ठीक है। वो KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या करना है हम लोगों को, शुरुआत से ही क्या रखना है दिमाग में कि हमें इस को भर लेने के बाद, जब आपने इस चैम्बर को कंप्लीट भर लिया है, तो इसका वेट आपको पता होना चाहिए पहले से। मान लीजिए कि इसका वेट कितना हो गया, W हो गया, और या WA लिख लेते हैं, और इसका भी वेट आपको पता होना चाहिए, इसका वेट आप लिख लेते हो WB, ठीक। अगर आपने जब रिएक्शन स्टार्ट कराई और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको इसका वेट क्या होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज मिलेगा, WX हो जाएगा, ये WA प्लस X हो जाएगा और WB प्लस Y। तो कितना इंक्रीज हुआ ये पता ही लग जाएगा। जैसे सपोज करो कि पहले रहा होगा 10 ग्राम और फिर 2 ग्राम और ऐड हुआ, कितना हो गया 12 ग्राम। तो आप क्या आराम से कह सकते हो कितना ग्राम CO2 बना, 2 ग्राम CO2, कितना बना, H2O कितना बना, 2 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर 2 ग्राम क्या बन गया, H2O बन गया। और इसी तरह से पहले सपोज करो ये भी 10 ग्राम रहा होगा और यहाँ पर 3 ग्राम, तो 13 कितना ग्राम CO2 बना, 3 ग्राम CO2 बना। ये चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी ना। तो इसलिए पहले से ही इनका वेट ले लेते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अमाउंट है इसको भी सपोज कर लिया जाए कि A ग्राम क्या बनना है CO2 और B ग्राम का बनना है H2O बनना है। तो आपने अगर इंस्ट्रूमेंटेशन ध्यान से पढ़ लिया हो इसका, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या कर देना, इसको एब्जॉर्ब करा के वेट ले लेना है। यानी पहले वेट ले लिया, उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने का फिर से वेट ले लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेट पता चल गया। अब इतना हो जाने के बाद क्या करना है आगे, इतना हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भी अप्लाई कर दी जाए इसमें, इसको हटा दे रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स भी अप्लाई कर दी जाए इसमें, करना कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, लेट अस सपोज, मानना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, सपोज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W, ठीक है। माना कि कार्बनिक यौगिक का भार कितना है, W, कैपिटल W हो गया, ठीक है। और फिर आगे वेट ऑफ CO2 इज A और H2O इज B, ये सब ग्राम में है, ठीक है। ये सभी क्या है, ग्राम में है। तो A का वेट भी निकाल लिया, B का वेट निकाला, A ग्राम में आया और B ग्राम आया है, शो, ठीक। अब एस्टिमेशन की स्टार्टिंग की जाए। एस्टिमेशन की स्टार्टिंग कैसे करनी है कि आप जान रहे हो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। कार्बन का वेट, एटॉमिक वेट कितना 12 और CO2 कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट 44,
ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमें कार्बन ही तो निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, 1 ग्राम CO2 कंटेन 12 अपॉन 44। क्या कर रहे हो, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हो, एक एक नियम। ठीक है, 12 अपॉन 44 हो गया। अब कितने ग्राम आया, ए ग्राम, तो ए ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 अपॉन 44 इंटू ए ग्राम। ठीक, ये इतना तो हो गया कंप्लीट। तो अब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपका ए ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 अपॉन 44 इंटू ए, यहाँ तक तो आप कंप्लीट कर ले गए। यानी अगर ए ग्राम आपको पता होता तो आप डायरेक्ट क्या करते कि इतना कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, आप फट से निकाल देते। लेकिन अब क्या कह रहा है आगे कि कंपाउंड कितना लिया है, डब्ल्यू ग्राम लिया है। तो डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ए ग्राम ही तो बनना है। तो डब्ल्यू ग्राम में कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो ना कि डब्ल्यू ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कितना 12 अपॉन 44 इंटू ए ग्राम कार्बन। सही है ना। आप देखो कि भाई इतने से ही तो इतना बनना है, इतना ग्राम आपने क्या कराया, ऑक्सीडाइज कराया, तो आपका इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से ही इतना ग्राम कार्बन बनना था। तो उसको हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं, बीच वाला ये वाला पोर्शन छोड़ के हमने क्या लिख लिया कि इतने ग्राम से डायरेक्ट इतना ग्राम कार्बन बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आगे करना है ये कि भैया 1 ग्राम से कितना बनना है। यहाँ पर फिर से हम लोग यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 44 इंटू ए अपॉन डब्लू, और फिर 100 ग्राम से, 100 ग्राम का मतलब आप परसेंटेज पे आ गए, 12 अपॉन 44 इंटू ए अपॉन डब्लू इंटू 100 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से करके आप क्या कर ले रहे हो कि यूनिटी मेथड के थ्रू क्या कर रहे हो कि आप कार्बन का परसेंटेज निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो परसेंटेज यानी जो फॉर्मूला आया ओवरऑल वो आया परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 अपॉन 44 इंटू ए अपॉन डब्लू इंटू 100। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से करके आप परसेंटेज कार्बन का निकाल सकते हो। तो एक चीज़ का एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया। अब अगला एस्टिमेशन किसका करना है, अगला एस्टिमेशन करना है वाटर का, यानी हाइड्रोजन का। सेम प्रोसेस आप यूज़ करने वाले हो, सेम प्रोसेस आप यूज करोगे। ठीक है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लिखोगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फिर देन यही प्रोसेस अप्लाई कर दिया, आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया। इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या करना है, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू वाटर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो 2 ग्राम यानी इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 ग्राम, और इसका कितना हुआ 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कितना 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ 2 अपॉन 18, अब कितना निकाला था, B ग्राम निकाला था, तो B ग्राम इक्वल टू 2 अपॉन 18। अब चाहे जो मान लीजिए आप, उसका कोई B ग्राम ही जरूरी नहीं है, तो B ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये निकल के आ गया इतना। अब आगे क्या कह रहा है कि उसको फिर W से जो है इसको रिलेट कर दिया, क्योंकि W ग्राम है, तो W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कितना ग्राम हाइड्रोजन, 2 अपॉन 18 इंटू B ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 अपॉन 18 इंटू B अपॉन W ग्राम। ठीक है, फिर 100 ग्राम, तो 2 अपॉन 18 इंटू B अपॉन W इंटू 100, यानी फॉर्मूला क्या आ गया, परसेंटेज हाइड्रोजन इक्वल टू 2 अपॉन 18 इंटू B अपॉन W इंटू 100।
दैट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का और वाटर से हाइड्रोजन का एस्टिमेशन आपने कर लिया। ठीक है, तो ये है लीबिग मेथड। लीबिग मेथड के थ्रू आपने कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किया, यानी अभी जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनको आराम से आप एस्टिमेट कर सकते हो और ये बता सकते हो कि इसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट कार्बन है। ऐसे एक थ्योरेटिकल मेथड भी है कि थ्योरेटिकल मेथड में क्या करते हो, आप टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हो, जिसका निकालना होता है उसको अपॉन उतना जिसका मास होना। जैसे अभी सपोज करो कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे ही निकालना होता थ्योरेटिकली कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, तो क्या करते, परसेंट कार्बन इक्वल टू क्या करते, परसेंट कार्बन इक्वल टू लिखते हैं 12 अपॉन टोटल कितना मॉलिक्यूलर मास 14 इंटू 100 परसेंटेज आ जाता। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंट आया है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आया है। बात समझ लीजिएगा, ये किस में आया है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको पहले से क्लियर है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही नहीं है, आप अभी निकालने चल रहे हो नया नया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियर कट पता हुआ है कि इसका 44 होता है, तो आप आराम से परसेंटेज रख के निकाल ले रहे हो। लेकिन यहाँ डब्लू ग्राम ले लिया, अब डब्लू ग्राम इसका वेट ही नहीं पता, और वेट पता भी हो जाता तो आपको ये नहीं पता कि कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है। तो इस वजह से आप क्या करते हो, इस मेथड को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो लीबिग मेथड रहा ये। उसके बाद हमने शुरुआत में बोला था कि अभी जो हमने फिगर बनाया था उसमें फर्नेस के बारे में बता रहे कि फर्नेस में आखिरी में आपने जो है एक वायर गाज लगा के छोड़ दिया था और इसके बारे में बात नहीं हुई कि भैया ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये जो वायर गाज है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। क्या होता है, कभी कभी आपके एयर में, जानते हो नॉर्मल एयर में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में कहा भैया कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन भी तो प्रेजेंट होती है ना, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगी किससे, वो भी कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी। कॉपर ऑक्साइड मना तो कर नहीं सकता कि भैया रिएक्ट ना करो, रिएक्ट तो करेगी ही करेगी। जब रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, यानी नॉक्स बनेगा। ठीक, अब इस नॉक्स का ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो जब फर्नेस की बात कर रहे थे तो फर्नेस में ये दो वायर गाज लगे हुए थे, इसके साथ एक ये लगा था, तो ये किसका बना है, कॉपर का बना है। ये क्या करेगा, जो यहाँ से गैस निकलेगी ऑक्सीडाइज होके, खासकर नॉक्स ही गैस जो होगी, इसका क्या करेगा, फिर से रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा तो वो कहीं पर एब्जॉर्ब नहीं होगी, ना किस पर, CaCl2 में और ना ही KOH में। ठीक है, वरना क्या होता कि वो कहीं एब्जॉर्ब होती, KOH या KOH में एब्जॉर्ब होगी, तो KOH में जब एब्जॉर्ब होती तो क्या होता, उसका वेट इंक्रीज कर जाता, आपको सही पता न चल पाता कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो ये हो गया आपका लीबिग मेथड। लीबिग मेथड कंप्लीट होने के बाद इसके बाद अगले मेथड्स पे चलते हैं। ठीक है।